हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के एग्जाम की, जो कि 30th मई को होने वाला है। आई होप आप सब फिजिक्स का एग्जाम दे चुके होंगे और आप लोगों का एग्जाम अच्छा भी होगा। तो अब मैं उम्मीद लगा रही हूँ कि आप लोगों का बायोलॉजी का एग्जाम फिजिक्स से भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो भाई जितने भी पीसीबी वाले हैं सारे के सारे रेडी हो जाओ बायोलॉजी के एग्जाम की, क्योंकि बायोलॉजी के एग्जाम के बाद आप अपने आप को फ्री फील करोगे एटलीस्ट बोर्ड से। ठीक है, नीट की तैयारी करनी है आई नो, सीयूईटी की तैयारी करने वाले हो आई नो, बट बोर्ड से आप लगभग फ्री हो जाओगे आफ्टर द एग्जाम ऑफ बायोलॉजी। लेकिन कैसे वो दिन, उस दिन के बाद आप लोगों को खुश होकर जागना है, मतलब आप खुश होना चाहते हो, पेपर देके आने के बाद फ्री महसूस करना चाहते हो। और वो कब होगा? जब आप लोगों को लगेगा कि आपका एग्जाम अच्छा हुआ। और एग्जाम अच्छा कब होगा? जब आप इन दिनों की तैयारी अच्छे से करेंगे, यानी ये जो बचे हुए दिन है, एग्जाम 30th मई को है, तब तक के टाइम को आप यूटिलाइज करेंगे और आपको पता होगा कि आपको किस तरीके से कौन से चैप्टर को कितने टाइम में पढ़ना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हो आपके पास 6 आपके पास चैप्टर्स हैं जो कि एग्जाम में आ रहे हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज हो गया, माइक्रोब हो गया, 2 बायोटेक के चैप्टर हो गए और फिर इकोलॉजी के 2 चैप्टर हो गए। ठीक है, अब मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है स्टूडेंट। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ किसकी, पहला चैप्टर है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो ह्यूमन हेल्थ जो चैप्टर है उससे आपको कितने क्वेश्चन, कितने नंबर का पेपर मिलेगा? यस, तो यहाँ पर देखिए चैप्टर नंबर 8 जो है आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, इससे आपको मिलेगा 7 नंबर का पेपर। ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज से 7 नंबर का पेपर। चैप्टर 10 जो है माइक्रोब वाला जो चैप्टर है उसमें से भी मिलेगा 7 नंबर का पेपर। उसके बाद आ जाते हैं बायोटेक के ऊपर, यानी कि चैप्टर 11 और चैप्टर 12। तो 11 से मिलेगा 5 नंबर का पेपर और 12 से मिलेगा 6 नंबर का पेपर। ठीक है, और उसके बाद आ जाते हैं चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर नंबर 15 पे, जिन दोनों से ही 5-5 नंबर का आपको सिलेबस मिलेगा, 5-5 मार्क्स के सिलेबस मिलेंगे। ठीक है, यानी कि आपके पास हो गए 7 और 7 14, 6 और 5 11 और 10 यानी कि 35 नंबर आपके राउंड अप इस तरीके से होंगे। ठीक है, 2-2 नंबर के आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, 12 नंबर ये हो गए, 3-3 नंबर के फिर 6 क्वेश्चन मिलेंगे, 18 नंबर ये हो गए, 30 हो गए, और एक मिलेगा 5 नंबर का क्वेश्चन जो कि होगा केस स्टडी। टोटल हो गए 35 क्वेश्चन। इस तरीके से आपको एग्जाम देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ इंपॉर्टेंट सिलेबस की। तो एनसीईआरटी मेरे पास मैं लेकर आई हूँ। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अंडरलाइन करना है, अपनी अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिए, एक एक मार्कर ले लीजिए और सिर्फ ये चीजें टिक कर लो जो आपको छोड़नी ही नहीं है। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर मैं करवाऊंगी, 1 शॉर्ट वीडियोस दूंगी स्पेशली फॉर बोर्ड्स एग्जाम। आफ्टर द 1 शॉर्ट वीडियोस आपको कौन से टॉपिक को पर्टिकुलरली पढ़ना ही पढ़ना है, यानी आपको ये जो 15-20 टॉपिक होंगे इनको तो ऐसा होना चाहिए कि इनसे कुछ मर्जी पूछ लिया जाए, आप लोग आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो वो टॉपिक देख लेते हैं। तो सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज की बात कर लेते हैं। कितने नंबर का आएगा? 7 नंबर का आएगा। तो इसमें सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के अंदर आप हर एक बीमारी के सिम्टम्स वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आप बस ये याद रखेंगे कि बीमारी जो है वो किससे होती है और उसका वेक्टर क्या है। जैसे कि यहाँ पर आपको टाइफाइड दिख रहा है तो सैल्मोनेला टाइफी याद रखेंगे। इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, विडाल डेस्ट पढ़ लीजिएगा, टाइफॉइड मैरी पढ़ लीजिएगा, यानी कि वो कुक जिसकी वजह से टाइफाइड फैला था, यानी कैरियर थी। ठीक है, निमोनिया किससे होता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। कॉमन कोल्ड किससे होता है? मलेरिया के बारे में स्पेशली बोलूंगी। मलेरिया की लाइफ साइकिल को रट लेना, एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिए मलेरिया को। ठीक है, एनसीईआरटी में डायग्राम बना हुआ है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम मैं बोलती हूँ, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम बनाया ना, नंबर आपको मैडम यू देगी, यू। ठीक है, तो ये डायग्राम बना दीजिएगा। उसके बाद आपको बीमारी दिखेगी, एस्केरिस दिखेगी, वुचरेरिया दिखेगी। ठीक है, फिलेरिया रिंगवॉर्म वाली दिखेंगी आपको। ये सारी जो बीमारियां हैं स्टूडेंट, इन सब बीमारियों के सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एजेंट करने हैं, वेक्टर्स करने हैं, सिम्टम्स वगैरह पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, एलिफेंटियासिस को थोड़ी अच्छे से देख लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी में इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस कर लेना। ठीक है, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंस अच्छे से देख लीजिएगा, अच्छे से देख लीजिएगा, मैं बोल रही हूँ आप लोगों को डिफरेंस आता है। एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी पे भी देख लीजिएगा डिफरेंस। ठीक है, इम्यूनाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है, किस पे? इम्यूनाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो इसके बाद आपके पास HIV एड्स आएगा। तो एड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एड्स को टिक कर लीजिए, कैंसर को टिक कर लीजिए और ड्रग को टिक कर लीजिए। ठीक है, मुझे लगता है ड्रग जो है उससे आपको केस स्टडी का क्वेश्चन मिल सकता है। ठीक है, किसका क्वेश्चन मिल सकता है? केस स्टडी का क्वेश्चन मिल सकता है।
ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट आगे चलते हैं, इसके बाद तो चैप्टर नंबर 10 पे चले जाते हैं माइक्रोब के ऊपर। तो माइक्रोब के अंदर क्या करना है, तो अगेन मैं बोलूंगी माइक्रोब्स के नाम याद कर लीजिएगा, सीधे क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में। 3 आपको बोल दिया जाएगा कि दही किससे बनता है, तो आपको बैक्टीरिया पता होना चाहिए, बेकर ईस्ट का नाम पता होना चाहिए, ब्रूअर ईस्ट भी वही होती है बेकर ईस्ट, उसका नाम पता होना चाहिए। यानी कि आपको ओवरऑल माइक्रोब के नाम याद होने चाहिए। लेकिन अगर थ्योरी के क्वेश्चन को बोलूँ मैं तो एंटीबायोटिक से क्वेश्चन आ सकता है, किससे क्वेश्चन आ सकता है, एंटीबायोटिक से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, किससे, एंटीबायोटिक से। तो एंटीबायोटिक को मार्क कर लीजिए। एंटीबायोटिक के बाद आ जाता है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट डेफिनेटली। जैसे कि पिछले चैप्टर के अंदर मलेरिया की लाइफ साइकिल एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, सीवेज ट्रीटमेंट भी 100% आएगा, ठीक है। तो इसको 100% लिख लो और पिछले में मलेरिया की साइकिल भी 100% लिख लो, ठीक है। इसके बाद आ जाता है सीवेज की डायग्राम को भी अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट, मतलब थोड़ा सा जो बनाने का व्यू देते हैं हम एनसीईआरटी अपनी नोट्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं बायो फर्टिलाइजर्स पे। देखिए ये बायो कंट्रोल एजेंट्स जो है इसको भी पढ़ लीजिएगा, इससे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बायो फर्टिलाइजर्स को देख लीजिएगा, वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन इंपॉर्टेंट इसमें सीवेज का ही सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं बायोटेक चैप्टर पे। तो बायोटेक के अंदर आपको क्या करना है, तो देखो बायोटेक के अंदर मैं मोटा मोटा आपको ऊपर ऊपर से बता देती हूँ कि यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले आप लोगों को ये टूल्स को अच्छे से पढ़ना है, टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन टूल्स को अच्छे से पढ़ना है, टूल्स से क्वेश्चन आ सकता है। और इस चैप्टर में अगर मैं इन मतलब एक ये बोलूँ कि जैसे मलेरिया हो गया या फिर आपको दूसरे चैप्टर में मिल गया एक क्वेश्चन सीवेज ट्रीटमेंट का, यहाँ से अगर ऐसा एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं बताती हूँ आप लोगों को, तो वो हमारा जाएगा जो हमारा रिएक्टर है, बायो रिएक्टर जो है ना उससे जाएगा, ठीक है। ये थोड़ी सी बुक जो है वो स्लो ओपन हो रही है जिस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, बट बायो रिएक्टर से आपको क्वेश्चन मिलेगा। यस ये रहा। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से रट लेना है, ये वाला मैं इतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलूंगी, ये वाला बोलूंगी स्पार्क्ड स्टीरेड टैंक जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम देख लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर इस चैप्टर में आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में अच्छे से पढ़ना है, जिसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी आ जाती है, ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगले चैप्टर को देखते हैं। अगले चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट जीएमओ से क्वेश्चन आ सकता है आपको, ठीक है। यस तो जीएमओ को आपको अच्छे से देखना है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बीटी वेराइटी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बीटी के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे इसके अंदर, तो यहाँ पर अभी इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। इंसुलिन को पढ़ लीजिएगा, इंसुलिन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर सिलेबाई, ठीक है। उसके बाद जीन थेरेपी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स भी बहुत ज़रूरी है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को अच्छे से देख कर जाइएगा, ठीक है। नॉर्मल थ्योरी है बस पढ़नी है। उसके बाद यहाँ पर एक टर्म आ जाती है बायोपिरेसी, मुझे ये 2 मार्क्स में आने की पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बायोपिरेसी से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेडली एग्जाम में देखा गया है। पिछले 5-6 सालों के एग्जाम पेपर को उठाओगे तो ये क्वेश्चन आपको रिपीटेडली मिलेगा एग्जाम के अंदर, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगले चैप्टर पे चलते हैं, हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाला चैप्टर आ जाता है और बायोडाइवर्सिटी आ जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में आप टॉपिक लिख लीजिए जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो टॉपिक आ जाता है हमारे पास, इसके अंदर आपको म्यूचुअलिज्म मिलेगा, म्यूचुअलिज्म पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर ना डेफिनेशन दी हुई है नेटिलिटी की, ठीक है, और बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को, ये स्लो ओपन हो रहा है इसलिए मुझे धीरे जाना पड़ रहा है। यस पॉपुलेशन के बारे में पढ़ लीजिएगा, पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिरामिड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पिरामिड्स जो है इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा। उसके बाद कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कर्व पे टिक करिएगा। देन ये देखिए प्रीडेशन क्या होता है, ठीक है, कंपटीशन क्या होता है, देख रहे हो आप ये जो टर्म्स है, मैं आपको बोल रही हूँ ना 2-2 या 3-3 नंबर में टर्म आ सकती है। प्रीडेशन क्या है, कंपटीशन क्या है, म्यूचुअलिज्म क्या है, बर्थ रेट क्या है, डेथ रेट क्या है, प्रीडेशन हो गया, ठीक है, एज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गई, ये सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सारी की सारी ये पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आ जाते हैं बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। तो बायोडाइवर्सिटी में 3 टॉपिक स्टूडेंट्स लिख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे पहुंचेंगे हम, आप लिख लीजिए। चैप्टर 14 चल रहा है, अभी 15 आएगा बायोडाइवर्सिटी हमारा। मैं लिखवा देती हूँ आपको टॉपिक, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम।
यस, बायोडाइवर्सिटी के अंदर 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो हॉटस्पॉट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, किसको, हॉटस्पॉट को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक पूरी हेडिंग दी हुई है एनसीईआरटी में लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में, वो पढ़ लीजिएगा। और रेड डाटा बुक के बारे में पढ़ लीजिएगा कि रेड डाटा बुक क्या होती है। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। और ये 6 के 6 चैप्टर जो है स्टूडेंट्स में वन शॉर्ट वीडियो में, ह्यूमन हेल्थ थोड़ा बड़ा है, हो सकता है उसे 2 वीडियो लग जाए, अदरवाइज बाकी सारे चैप्टर में वन शॉर्ट वीडियो में आप लोगों को यहीं पर प्रोवाइड करूंगी इसी चैनल पर। तो अगर आप लोगों को वो समझ में आए तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा आप लोगों को बहुत सारी बेस्ट विशेष, बहुत सारा ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करो और 30 मई के पेपर को अगेन फाड़ के आओ, ठीक है, कहते हैं ना फोड़ के आओ पेपर को, वैसा आपको करके आना है और फिर मुझे बताना है कि एग्जाम कैसा हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आगे की थ्योरी के साथ। धीरे धीरे आपको हर एक चैप्टर के वन शॉट मिलते रहेंगे और खुद का ध्यान रखिए, हंसते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।